तो बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। तो बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, इस मैराथन क्लास में हम आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, केवल 3। ठीक है, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिनमें से कोई 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पेपर सेट में जरूर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है बच्चों, इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपके भी बोर्ड पेपर सेट में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है बच्चों, इस मैराथन क्लास में आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इस मैराथन क्लास के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। जहां भी आपको डाउट होता है, आप अपने नोट्स में उसको जरूर लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रकाश क्या होता है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य करता है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पे आपतित होता है तो वहां से परावर्तित किरणें हमारी आंख में कार्निया के माध्यम से प्रवेश करती हैं और रेटिना पर जाकर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। तब हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यदि बच्चों प्रतिबिंब रेटिना के इधर उधर या अगल बगल दाएं बाएं बन गया तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और हमारे आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रकाश के कुछ सामान्य गुण होते हैं। ठीक है, उन्हीं गुणों की व्याख्या करने के लिए हम तरंग सिद्धांत का प्रयोग किए। तरंग सिद्धांत को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रकाश के सामान्य गुण क्या है। तो प्रकाश का सामान्य गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के बारे में आप किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट प्रकाश के कुछ सामान्य गुण हैं जिनका हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। उन्हीं गुणों की व्याख्या करने के लिए हम तरंग सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रकाश के गुण को जान लें। प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश में परावर्तन होता है, इसका भी आप एक चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो। प्रकाश में अपवर्तन होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म में हम आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताए थे। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसके बाद आने वाला जो चैप्टर होगा वो व्यतिकरण का होगा। प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण के बाद का जो टॉपिक आएगा वो विवर्तन होगा। फिर प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब माध्यम यदि बदलते रहेंगे तो प्रकाश का वेग भी क्या होगा, बदलता रहेगा। प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। मतलब धातु की सतह पर यदि हम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी हो जाता है। ये जो हम अभी प्रकाश के सामान्य गुण आपको हम बताए, इन्हीं गुणों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, उन तरंग सिद्धांतों में 2 इंपॉर्टेंट तरंग सिद्धांत से पहला क्या था, न्यूटन की कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा था बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपके एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत क्या है।
तो न्यूटन ने कणिकावाद के सिद्धांत के बारे में कुछ बातें बताई। पहली बात उन्होंने ये बताया कि प्रकाश असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश, देखिए न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत हम बता रहे हैं। पहला बात उन्होंने ये बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के संबंध में पहली बात उन्होंने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरी बात बताया कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब ये कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। मतलब कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश कणिकाएं परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहली बात बच्चों क्या बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब यह प्रकाश कणिकाएं परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। और तीसरी बात बताया कि प्रकाश कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, तीसरी बात क्या बताया कि प्रकाश कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। क्या बताया कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और बच्चों चौथी बात उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में हम आपको बताए थे कि जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो अपने अवयवी रंगों में बदल जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उसके अवयवी रंगों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा? विबग्योर। ठीक है, अब आप देखो कणिका सिद्धांत के बारे में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। तीसरी बात बताया कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और चौथी बात उन्होंने बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। और पांचवी और सबसे अंतिम बात उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो बच्चों न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत प्रकाश के लगभग गुणों की व्याख्या करने में सफल रहा।
ठीक है। मगर प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा, इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई। मतलब इस सिद्धांत को मान्यता क्यों नहीं दी गई? क्योंकि यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। और सबसे गलत बात इस सिद्धांत में यह था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम की अपेक्षा, जो कि परमाणु के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि बच्चों होता क्या है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। और न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत ने क्या बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। मगर जो प्रायोगिक प्रमाण हैं वो ये बताते हैं कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होगी सघन माध्यम की अपेक्षा। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो बच्चों, न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के असफलता के पश्चात एक नया तरंग सिद्धांत आया जिसका नाम है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के किन किन गुणों की व्याख्या करने में सफल रहा और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के किन गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा। क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से क्या समझते हैं और हाइगेंस की सफलता और असफलता को भी समझाइए। तो बच्चों, न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत की असफलता के पश्चात एक नया तरंग सिद्धांत दिया गया जिसे हम बोलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया। हाइगेंस कहाँ के रहने वाले थे? हाइगेंस बच्चों हालैंड के रहने वाले थे और सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। तो पहली बात इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। पहली लाइन क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। बच्चों, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में पहली बात यह बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक। पहली बात क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और दूसरी बात हाइगेंस ने ये बताया कि ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया कि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग के चलने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और हाइगेंस ने तरंगों के माध्यम के रूप में ईथर की परिकल्पना की, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर दीजिएगा, ये प्रश्न हो सकता है आपके बहुविकल्पी में भी पूछ दे, ठीक है, कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के रूप में हाइगेंस ने किसकी परिकल्पना की? ईथर की परिकल्पना की। तो आप लिखेंगे तीसरे पॉइंट में कि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की
आवश्यकता होती है और माध्यम के रूप में हाइगेंस ने ईथर की परिकल्पना की। किसकी परिकल्पना की? ईथर। ठीक है, ईथर को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ईथर की परिकल्पना की। तो पहली बात क्या बताया हाइगेंस ने? कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के रूप में हाइगेंस ने ईथर की परिकल्पना की। और चौथी बात उन्होंने ये बताया कि कोई वस्तु बच्चों हमें तब दिखाई देती है जब ये तरंगें परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश तरंगें परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं। प्रकाश तरंगें परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और पांचवी बात उन्होंने ये बताया कि विभिन्न रंगों की जो प्रकाश तरंगें हैं वो भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की होती हैं। मतलब अलग अलग रंग की यदि प्रकाश तरंग है तो उनकी तरंगदैर्ध्य भी बच्चों क्या होती है? अलग अलग होती है। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। बच्चों यदि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो यही 4 पॉइंट आप लिख देंगे कि हाइगेंस कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया और पहली बात उन्होंने ये बताई कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और दूसरी बात बताया कि ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से भ्रमण करती हैं और तरंगों के चलने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के रूप में हाइगेंस ने ईथर की परिकल्पना की। तो चौथी बात उन्होंने ये बताई कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश तरंगें परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और पांचवी बात ये बताई कि अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। मतलब विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है बच्चों? भिन्न भिन्न होती है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इन्होंने तरंग सिद्धांत के बारे में क्या क्या परिकल्पनाएं दी। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की सफलता और असफलताओं पर विचार डाली है। ठीक है, तो बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है ये आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के किन किन गुणों की व्याख्या करने में सफल रहा और प्रकाश के किन किन गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बच्चों हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत की सफलता है वो क्या है? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। ठीक है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करने में सफल रहा। असफल कहां रहा? तो बच्चों यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। मतलब इस सिद्धांत से प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं हो सकी।
प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। इन सभी गुणों की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से की जा सकी, लेकिन प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकी। तो बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इस मैराथन क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड पेपर सेट में अक्सर देखने को मिल जाता है। क्या है ये? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हाइगेंस ने क्या किया? किसी माध्यम में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत में निम्न परिकल्पनाएं दी गई, कुछ परिकल्पनाएं दी गई, 3 परिकल्पनाएं दी गई थी। ठीक है। उन तीनों परिकल्पनाओं को याद करने का तरीका सुन लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये परिकल्पनाएं क्या हैं। इन परिकल्पनाओं में सबसे पहले आपको तरंगाग्र की परिभाषा याद करना है। तरंगाग्र क्या होता है? यदि आपको पता हो तो हम आपको बता दें कि तरंगाग्र क्या होता है, फिर इसको हम डिटेल में बताएंगे। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है। बात करते हैं दूसरे परिकल्पना की। दूसरे परिकल्पना में बच्चों हमको द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा बताना है। किसकी? द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा। तो जो हमारा तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर स्थित जो समस्त कण हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तरंगाग्र पर स्थित जो समस्त कण हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और इनसे नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है। तो पहली परिकल्पना आप क्या समझे कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र पर स्थित जो समस्त कण हैं नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है। और ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो इनसे नई तरंगें निकलेंगी, तो इन तरंगों को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। बात क्लियर? अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं जब आगे बढ़ती हुई जाती हैं और इन्हें स्पर्श करते हुए जब हम कोई नया पृष्ठ खींचते हैं, ध्यान देना, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट में बताया तरंगाग्र की परिभाषा, दूसरे पॉइंट में द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा। ठीक। द्वितीयक तरंगिकाएं कब उत्पन्न होती हैं? जब तरंगाग्र पर स्थित जो कण हैं नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और ये नए तरंग स्रोत नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। तीसरी बात क्या है? जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ते हुए जाती हैं और इनको स्पर्श करते हुए हम कोई पृष्ठ खींचते हैं, नया पृष्ठ खींचते हैं, तो वही पृष्ठ नए तरंगाग्र की स्थिति को उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई? फिर हम आपको बताते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो हाइगेंस ने बताया कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो उसके माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है? तरंगाग्र। तो लिखेंगे कि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कला में होते हैं और कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है। माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से ही बताएंगे। अब देखो, दूसरी बात ये था कि द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं, यही इनकी दूसरी परिकल्पना थी।
तो तरंगाग्र पर स्थित जो समस्त कण हैं नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इन नए तरंग स्रोत से नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ते हुए जाती हैं तो इन्हें स्पर्श करते हुए हम एक पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए जब हम एक पृष्ठ खींचते हैं तो वहां पे एक नए तरंगाग्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बस बच्चों यही 3 परिकल्पना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में लिखना है। बात समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं तरंगाग्र के कुछ प्रकार। जैसे मान लीजिए कि कोई तरंग समांतर संचरित हो रही है। ठीक है, तो तरंगे जब संचरित होंगी तो माध्यम के कण क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे। लेकिन माध्यम में यदि हम एक ऐसा पृष्ठ खींच लें जो तरंग संचरण के क्या हो, लंबवत हो। माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींच लें जो तरंग संचरण के क्या हो, लंबवत हो। ध्यान दो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस पृष्ठ और इस तरंग में। ठीक है, लंबवत हो तो इस पर स्थित जो समस्त कण हैं वो क्या होंगे, कंपन की समान कलाम होंगे। बात समझ में आ गया। और तरंगाग्र पर स्थित जो प्रत्येक कण है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, तो जब ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा तो इनसे नई तरंगें निकलेंगी। उन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यही द्वितीयक तरंगिकाएं जब आगे बढ़ते हुए जाती हैं और उन्हें स्पर्श करते हुए एक और पृष्ठ हम खींचते हैं, एक और पृष्ठ यदि हम खींचते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं नए तरंगाग्र की स्थिति। मतलब यदि हम द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई एक पृष्ठ खींचें तो ये नए तरंगाग्र की स्थिति को उत्पन्न करेगा। मतलब बच्चों ये किस प्रकार का तरंगाग्र है, इसे हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र। क्या बोलेंगे, समतल तरंगाग्र। ठीक, तो यदि बच्चों तरंग स्रोत आपका बिंदुवत हो, ठीक है, तो बिंदुवत तरंग स्रोत से जब किरणें निकलेंगी तो कुछ इस प्रकार निकलेंगी, कुछ इस प्रकार निकलेंगी। ठीक, और हम क्या खींचेंगे, माध्यम में एक पृष्ठ खींचेंगे जो कैसा हो, तरंग संचरण के लंबवत हो। उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यदि बच्चों तरंग स्रोत बिंदुवत हो, ठीक है, तो आपका तरंगाग्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। इसे क्या बोलते हैं, गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, तो इन गोलीय तरंगाग्रों की जो त्रिज्या होती है वो जैसे जैसे हम आगे पृष्ठ खींचते जाएंगे उनकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बात समझ में आ गई। तो माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कलाम होते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के पहली परिकल्पना में आपको लिखना है। दूसरी परिकल्पना में क्या लिखना है कि तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, इनसे नई तरंगें निकलती हैं, उसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं जब आगे बढ़ते हुए जाती हैं और यदि इन्हें स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचा जाए तो नए तरंगाग्र की स्थिति उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट हम लिख चुके हैं और अभी हम आपको दूसरा और तीसरा पॉइंट भी लिख करके बताते हैं। तो अब देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की दूसरी परिकल्पना कैसे लिखना है। क्या लिखेंगे आप कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, आप नोट्स जरूर बना लो। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो तरंगाग्र की नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों पहली परिकल्पना क्या थी कि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कलाम होते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। समझ गए। यदि तरंगें समांतर संचरित हो रही हैं तो वहां पे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो समतल तरंगाग्र होगा। और यदि बच्चों तरंग स्रोत बिंदुवत स्रोत हो तो वहां पे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा उसे हम गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। और इसकी दूसरी परिकल्पना क्या थी, तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इन तरंग स्रोतों से नई तरंगें निकलती हैं जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जानते हैं। यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचे तो नए तरंगाग्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
समझ में आया? समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ। तो बच्चों अब हम आपको इस मैराथन क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। क्या करना है? तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना है। सबसे पहले बच्चों आप जानो कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसी घटना को हम बच्चों कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना में दो माध्यम होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। जब बच्चों कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये बात आपको पहले से पता होगा। और एक बात और आपको हम बता दें कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब एक बात आप बताओ, यदि मान लो प्रकाश को विरल माध्यम और सघन माध्यम में चलने के लिए समान समय दिया गया, तो कौन सी प्रकाश किस माध्यम में ज्यादा दूरी चलेगा? क्वेश्चन एक बार और सुनो कि प्रकाश को चलने के लिए समान समय दिया गया, मान लो 1 मिनट दिया गया प्रकाश को चलने के लिए विरल माध्यम में और सघन माध्यम में, तो किसमें प्रकाश ज्यादा दूरी तय करेगी? तो बच्चों प्रकाश विरल माध्यम में ज्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा होती है, और सघन माध्यम में थोड़ा कम दूरी तय करेगी, मतलब विरल माध्यम की अपेक्षा कम दूरी तय करेगी। ठीक, अब बात आती है कि इसमें हमें अपवर्तन की व्याख्या करना है। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और बच्चों अपवर्तन का दूसरा नियम था स्नेल का नियम, जिसे हम क्या कहते थे? स्नेल का नियम कहते थे। क्या था दूसरा नियम? आपतन कोण आई की जया साइन आई और अपवर्तन कोण आर की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब अपवर्तन का जो दूसरा नियम था वो था साइन आई बटे साइन आर बराबर n बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1। ठीक है, स्नेल के नियम वाले वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और v1/v2 बराबर नियतांक। मतलब यदि हमें अपवर्तन का दूसरा नियम प्रूफ करना है, मतलब स्नेल का नियम यदि हमें प्रूफ करना है, तो साइन आई बटे साइन आर को n दिखा दो या 1n2 दिखा दो या n2 बटे n1 दिखा दो या v1 बटे v2 दिखा दो। बात समझ गए? इस डेरिवेशन में बच्चों हम क्या दिखाएंगे? साइन आई बटे साइन आर का जो अनुपात है वो v1 बटे v2 के बराबर दिखा देंगे, जो क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा, जिससे अपवर्तन की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। बात क्लियर? तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम अपवर्तन की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, समझो ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है जिसे हम अपवर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम है जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर दें, और ये आपका सघन माध्यम है जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर दें, माध्यम 2 और माध्यम 1। समझो ये प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार आपतित होती हैं, प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार आपतित होती हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तरंग है। यदि हमें तरंगाग्र खींचना हो तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हम एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जिस पर स्थित समस्त कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो समझो आप यहां एक हम तरंगाग्र ड्रा कर दिए, इसे हम बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? आपतित तरंगाग्र।
ये क्या है बच्चों? आपतित तरंगाग्र। हम आपको बताए थे कि तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। एक एक पॉइंट को आप आराम से समझते चलना, ठीक है? 100% आपको ये डेरिवेशन में सिखा दूंगा। तरंगाग्र क्या है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अब ये तरंगाग्र गति करता हुआ जब ये धीरे धीरे इधर आएगा तो यहां पे आके टकराएगा, तो यहां एक तरंगाग्र की नई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब ये आपका तरंगाग्र हो गया ए बी। ध्यान देना बच्चों, क्या हो गया? ए बी। और किरणें जहां टकराती हैं, किरणें जहां टकराती हैं, अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और बच्चों आपतन बिंदु पे ही क्या होता है? अभिलंब होता है। यह आपका क्या है? अभिलंब है, ठीक। अब ये किरण है, अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये किरण कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी और ये भी कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी, ठीक। पहले आप यहां विचार करो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। अभी हम आपको क्या बताए थे कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है कौन? तरंगाग्र। तो बच्चों ये आपका तरंगाग्र है, ये क्या है? तरंगाग्र है। ये तरंग संचरण है, मतलब तरंग है, ठीक है। तो तरंगाग्र क्या है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये पूरा। तो ये आई है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। क्लियर है बात? अब आप समझो, ये आपका पृष्ठ है और ये क्या है? अभिलंब है। ये पृष्ठ है और ये क्या है बच्चों? अभिलंब है। तो अभिलंब और पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ध्यान देना, अभिलंब और पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा कोण क्या है? 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में कौन कौन सा कोण आया है? एक आया है 90 माइनस आई, और ये जो खाली वाला कोण है जिसे हमें ज्ञात करना है। मतलब 90 को हम 90 माइनस आई प्लस ये जो कोण है इसे हम लिख दें खाली डब्बा, ठीक है। तो 90 से 90 आपका कट गया, माइनस आई को आप इधर करोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? खाली डब्बा। मतलब ये आपका निकल के आ गया आई। बात क्लियर? तो अब यहां आपतन कोण की बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अपवर्तन कोण का, ठीक है बच्चों। अब आप देखो, यहां पे ये किरण टकराई है, तो जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे बच्चों होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। एक बात और आप समझो, अभी हम आपको क्या बताए थे कि प्रकाश को समान समय दिया जाए और वो उसको सघन माध्यम में भी चलने को बोला जाए और विरल माध्यम में भी चलने को बोला जाए, तो प्रकाश किस माध्यम में ज्यादा दूरी तय करेगी? तो आप सभी बताए थे कि प्रकाश विरल माध्यम में ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो पहले वाले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v2 है, ठीक है। तो v1 का जो मान है वो v2 से क्या है? ज्यादा है। मतलब पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या है? ज्यादा है। अब आप ये बात समझो, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि यहां से यहां तक किरणों को पहुंचने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय में यहां से यहां, मतलब सघन माध्यम में ये किरण चलेगी। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि जो विरल माध्यम में किरण चलती है वो ज्यादा दूरी तय करती है, और सघन माध्यम में यदि उतने ही समय में किरण चल रही है तो थोड़ा कम दूरी तय करेगी। तो सपोज ये आपका ये दूरी तय करती है, मतलब ए से लेके ये आपका हो गया ए डैश, ठीक है। तो यहां पर एक नए तरंगाग्र की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो नया तरंगाग्र आपका हो गया ए डैश बी डैश। अब हम आपको बता दें, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक। आपको हम बताया था कि जो तरंगाग्र है तरंग संचरण की दिशा के बच्चों क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये आपका तरंगाग्र है और ये अपवर्तित तरंग है या अपवर्तित प्रकाश है, कुछ भी कह लो। तो ये तरंग संचरण की दिशा हो गई और ये तरंगाग्र, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये यदि r है तो ये बच्चों क्या होगा? 90 माइनस आर। और ये क्या है? अभिलंब है।
अभिलंब और पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो अभी जिस प्रकार यहां पे हम कैलकुलेट करके इसको आई निकाले थे, तो यहां बच्चों कैलकुलेट करके हम इसको क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। ठीक है, अब लगभग ये डेरिवेशन कंप्लीट के कगार पे है। फिगर हम आपको समझा दिए हैं। अब बच्चों लिखना क्या है हम आपको बताते हैं। लिखेंगे तरंग सिद्धांत से माना बी को बी डैश तक तथा ए को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय क्या है बच्चों, टी है। हम आपको बताए थे तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि इनका समय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, और माध्यम के हिसाब से इनकी दूरी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये विरल माध्यम में है तो ज्यादा दूरी तय कर लेगा और ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में है तो थोड़ा कम दूरी तय करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये कितना दूरी तय करता है। ठीक है, तो बच्चों दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब हम पहले निकाल लें बी से बी डैश तक दूरी, तो बी बी डैश बराबर होगी चाल क्या है बच्चों, v1 है और समय क्या है, t है। ठीक, अब ए डैश तक की दूरी क्या होगी, चाल क्या है, v2 और समय क्या है बच्चों, t। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर रहे हैं, तो साफ साफ तो दिख ही रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में है। प्रॉब्लम है हमको स्नेल का नियम प्रूफ करने में, क्योंकि अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी डैश में, ए बी डैश में। अब आप ध्यान देना, ए बी डैश में ये आपका तरंगाग्र है और ये तरंग संचरण है। तो तरंगाग्र क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक, तो इस त्रिभुज में हम निकालेंगे साइन आई, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, बी बी डैश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन आई मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया बी बी डैश और कर्ण आपका हो गया ए बी डैश। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में। अब आप ध्यान देना, ये तरंग संचरण की दिशा है और ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है। तो यहां हम निकालेंगे साइन आर। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है आपका ए डैश और कर्ण है आपका ए बी डैश। अब ध्यान देना, हमें निकालना है स्नेल का नियम। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग होगा और राइट हैंड साइड का बच्चों राइट हैंड साइड में भाग होगा। तो लिखेंगे हम साइन आई बटे साइन आर। ठीक, तो साइन आई की वैल्यू है बी बी डैश बटे ए बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश बटे ए बी डैश। तो बच्चों ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। ठीक, कैंसिल कर दो। अब ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, तो ये आपका हो गया बी बी डैश बटे ए डैश। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, बी बी डैश की वैल्यू क्या है, v1 इंटू टी, मतलब ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 इंटू टी, और ए डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों v2 इंटू टी। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आपका आ गया
साइन आई बटे साइन आर बराबर V1/V2 बराबर इसे हम लिख सकते हैं नियतांक। क्या लिख सकते हैं? नियतांक। तो यह बच्चों क्या है? यह है स्नेल का नियम, यह स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक है, जिसे हम अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं, जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। और अब हम आगे क्या लिख देंगे? लिख देंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है। मतलब हम स्नेल का नियम भी प्रूफ कर दिए और ये तो प्रश्न में ही प्रूफ है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद लास्ट लाइन आप लिख देना, अतः हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या पूर्ण हुई, ठीक है। अतः हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या पूर्ण हुई। समझ में आया ना? है? क्लियर है? तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यदि परावर्तन पूछता है तो अपवर्तन नहीं पूछेगा, यदि अपवर्तन पूछता है तो परावर्तन नहीं पूछेगा, ठीक है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर इसके परावर्तन की व्याख्या कीजिए या इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो उम्मीद है आपको अपवर्तन की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बच्चों जरूर बताइए। अब हम आपको बताते हैं परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो समझो परावर्तन में क्या होता है। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम ये है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो फिगर से ही स्पष्ट है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। मतलब इस सिद्धांत की सहायता से हमको आपतन कोण I को परावर्तन कोण R के बराबर दिखाना है, ठीक है। अब आप ध्यान देना। तो बच्चों इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक आपका परावर्तक पृष्ठ खींचेंगे। परावर्तक पृष्ठ में क्या होता है, एक तरफ कलई कर देते हैं। कलई इसलिए करते हैं कि प्रकाश किरण हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न हो जाए, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन की घटना हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक आपतित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार टकराता है। अब आप ध्यान से बात को समझना। ये आपतित किरणें हैं और अब परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तो इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा बच्चों, परावर्तन होगा। तो परावर्तन कुछ इस प्रकार हो गया। ध्यान से मेरी बात को समझना, परावर्तन कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखो, तो यहां जो तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, जिसे हम बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। क्या होगा, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। तो इस तरंगाग्र की जो स्थिति प्राप्त होगी वो यहां पे प्राप्त होगी। इसको आप थोड़ा डार्क लाइन से ड्रा कर लेना, ऐसे आएगा ये तरंगाग्र, ठीक है। तो यहां पे टकरा करके इसकी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये होगा ए बी। अब ध्यान देना, ये आपतित तरंगाग्र जिस बिंदु पे टकराती है परावर्तक पृष्ठ के, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे बच्चों होता है क्या, अभिलंब। अब आप ध्यान देना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। एक बात और हम आपको बताए थे,
कि जो तरंगाग्र होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो बच्चों ये आपका तरंगाग्र है, इसे आप किसी और पेन से ड्रा कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या है, तरंगाग्र है और ये तरंग संचरण है। मतलब इसमें क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब बच्चों इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये कोण है आई, तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस आई। अब आप ध्यान देना, अब हमें निकालना है ये कोण। ये आपको पता है कि अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो ये पूरा कोण 90 है और इसमें कौन कौन सा कोण है, एक है 90 माइनस आई और ये वाला कोण मतलब खाली डब्बा। तो 90 से 90 कैंसिल, आई को आप इधर कर दो तो आई बराबर हो जाएगा डब्बा, मतलब ये वाला कोण निकल के आ गया आई। कौन सा कोण है, ये पूरा, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो यहां से जो निकलने वाली किरण है जितने समय में बी से, ये पॉइंट ले लो बी डैश तक पहुंचती है, उतने ही समय में ए से किरणें यहां तक पहुंचती हैं, मतलब ए डैश तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो यहां एक तरंगाग्र की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तरंगाग्र आपका है ए डैश बी डैश, मतलब किरणों को बी से बी डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय हमको ए से ए डैश तक पहुंचने में लगता है। बात समझ में आया। तो ये आपकी कौन सी तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को हम बोलेंगे परावर्तित तरंगाग्र। क्या बोलेंगे, परावर्तित तरंगाग्र। और तरंगाग्र बच्चों क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अब आप ध्यान देना, तो ये आपका परावर्तित किरण है और ये बच्चों क्या है, आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक। तो अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब आप ध्यान देना, ये आपका तरंगाग्र है और ये आपका परावर्तित किरण है, मतलब तरंग संचरण है। हम आपको बताए थे जो तरंगाग्र होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो पूरा ये 90 अंश है, ठीक। और ये आर है, तो ये कोण बच्चों हो जाएगा 90 माइनस आर, ये कोण, ठीक है। तो अब आप इस कोण को जब कैलकुलेट करेंगे ये पूरा कोण आपका हो जाएगा आर। बात क्लियर। बहुत ही आसानी से इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, तरंग सिद्धांत से लिखेंगे, तरंग सिद्धांत से, ठीक है। माना बी को बी डैश तक, बी को बी डैश तक तथा ए को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, टी। ए को ए डैश तक तथा बी को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, टी। अब हम निकालते हैं कि ये कितना दूरी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूरी बराबर बच्चों होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल इसकी मान लो भी है, या यूं मान लो तरंग है, प्रकाश है, तो प्रकाश की चाल क्या हो गई, सी। एक ही माध्यम में है तो दोनों की प्रकाश की चाल क्या होगी, सेम होगी। मतलब दूरी आपका चला बी बी डैश, मतलब बी से बी डैश तक किस चाल से चला, प्रकाश की चाल से चला। समय कितना लगा, टी लगा। फिर चला ये ए डैश, प्रकाश की चाल से चला, सी, समय कितना लगा, टी। बात क्लियर। मतलब बी से बी डैश तक की दूरी ये बी डैश है और ए से ए डैश तक की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हमें दिखाना है कि आई का मान आर के क्या है, बराबर है। यदि हम आई का मान आर के बराबर दिखा देते हैं तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के हिसाब से परावर्तन की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में। बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं।
दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो हमें कोण चाहिएगा उसको हम बराबर दिखा देंगे। कब, जब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा पाएंगे। अब आप देखो, तो पहला चीज तो आपको यही दिख रहा है कि इस वाले त्रिभुज का बीबी डैश और इस वाले त्रिभुज का ए डैश ये आपका बराबर है और इसका मान क्या है, C × T है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है AB डैश A डैश B डैश। तो AB डैश जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। AB डैश आपका क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ठीक है। अब एक बात और देखना बच्चों, ये आपका तरंग है और ये आपका क्या है, तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ तरंगाग्र है और ये तरंग है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज ABB डैश में कोण ABB डैश और त्रिभुज A डैश B डैश में कोण A डैश B डैश बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब आपको क्या दिख रहा है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, मतलब बाई साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है। भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से आपका ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब कोण I क्या होगा, कोण R के बराबर होगा। यह क्या है बच्चों, यहां लिख देना कि कोण I बराबर जो कोण R है, यह परावर्तन का दूसरा नियम है। और इसके नीचे आप लिख देना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अतः हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कंप्लीट हुई। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। शुरू में हम आपको बताए थे कि इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं अपवर्तन की व्याख्या करके। ये अपवर्तन की व्याख्या आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो बच्चों इन तीनों प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के बोर्ड पेपर सेट में देखने को मिल सकता है। तो ये मैराथन क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।